हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बीएसटी के चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग से आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, उसका फीचर्स, उसका इम्पोर्टेंस, उसका स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ये पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेलिटी हो, जहाँ पे सिस्टमेटिक कोई काम करते एक प्रोसेस के साथ एक सिंक्रोनाइज करके चीज़ों को हम लोग करते, उसको हम लोग फॉर्मल कहते हैं। व्हेन द मैनेजर आर कैरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, then as a result of organizing process and organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resource। तो आपको ये शब्द जरूर मिलेगा जब भी फॉर्मल का बात है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि कोई भी काम अगर सिस्टमैटिक किया जाता है तो उसी को हम लोग फॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिसोर्स का इफिशियंट यूटिलाइजेशन होता है अगर आप फॉर्मल तरीके से काम को करेंगे। द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर नोन इज एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग इस तरीके से काम करते, सिस्टमैटिक तरीके से काम करते, उसको हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। Formal organizational structure clearly spell out the job to be performed by each individual, the authority responsibility assigned to every individual, the superior subordinate relationship, and the designation of every individual in the organization। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखिए कि अगर आपके फर्म में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, क्लियर कर दिया जाता है कि कौन व्यक्ति, कौन सा इंडिविजुअल कौन सा काम करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्या होगी, उसको कौन सा ड्यूटी असाइन किया जाएगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप कैसा होगा, उसका डेजिग्नेशन कैसा होगा, मतलब उसका औहदा, उसका पद क्या होगा। ये हर एक चीज़ों को अच्छे से बता दिया जाता है, जिसको हम लोग फॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके फीचर्स को हम लोग देख लेंगे। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली डिजाइन्ड by the top level management to facilitate the smooth functioning of the organization। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, ताकि ये जो हमारे फर्म में काम हो, फंक्शन हो, बहुत ही स्मूथली तरीके से हो जाए। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन। हमारे फर्म में कौन सा जॉब है, कौन व्यक्ति करेगा, कैसे करेगा, तो हर एक चीज का यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चीजों को स्पेसिफाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इट इज फॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान। तो हम लोग जो भी प्लान बनाते, जो भी ऑब्जेक्टिव को सेट करते, वो इसको यहाँ पे फॉर्म करता है उसको अचीव करने के लिए। क्योंकि देखिए पहला स्टेप यहाँ पे होता है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद हम चीजों को ऑर्गेनाइजिंग करते, ठीक है। फोर्थ होगा एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड। तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के एफर्ट्स होंगे उन सबको कोऑर्डिनेट किया जाता है, ताकि एक साथ मिलके सबके इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करके हम अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू वर्क टू बी परफॉर्म rather than एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज। तो फॉर्मल है तो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज होगा ही, सिस्टमैटिक तरीके से काम होगा। तो यहाँ पे हमेशा काम को फोकस किया जाता है कि कैसे काम को करना है, कौन करेगा। यहाँ पे लोगों के इंटरपर्सनल चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, पर्सनल को हम लोग यहाँ पे नहीं लाते, यहाँ पे प्रोफेशनल चीज़ों को हम लोग करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके 5 फीचर्स थे। अब इसके एडवांटेज को हम लोग थोड़ा जान लेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है या इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस हम कह सकते हैं। पहला सिस्टमैटिक वर्किंग। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करते हैं तो काम आपका सिस्टमैटिक तरीके से होगा, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और ना ही रिसोर्स का वेस्टेज होगा। पहला इसका इंपॉर्टेंस ये होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे तो बहुत जल्दी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे कोई डिले नहीं होता है। थर्ड, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्किंग। तो जब हम लोग काम को क्रिस्टल क्लियर कर देते, जॉब डिवीजन करके जॉब को असाइन करवा देते हैं, तो यहाँ पे वर्क का कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता, और ओवरलैपिंग न होने की वजह से समय और रिसोर्स का बचत होता है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। कोऑर्डिनेशन। तो इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके कोऑर्डिनेट किया जाता है, ताकि काम बहुत ही स्मूथ और अच्छे से हमारे फर्म में हो।
फिफ्थ है क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल्स पढ़ा था तो वहाँ पे देखे थे यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पे वही है कि क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड मतलब कि यहाँ पे सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम का डायरेक्शन देगा, अपने काम को करवाने के लिए उसको मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पे आएगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यहाँ से ये पता चल जाएगा मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको अथॉरिटी देगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। इन सबको आप लिख सकते हैं। आप अपने आंसर को जितना अच्छे से समझ के लिखेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। सिक्स पॉइंट है मोर एम्फसाइज ऑन वर्क। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस किया जाता है, काम पे दबाव दिया जाता है, काम करना है, ना कि पर्सनल चीजों पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये इसका हो गया एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज को देखेंगे तो डिले इन एक्शन, क्योंकि देखिए सिस्टमैटिक काम हो रहा है तो सिस्टम से हमको काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन जिसको फॉलो करना पड़ता है और जिसकी वजह से एक्शन में क्या होता है, डिले होता है। तो यहाँ पे जैसे एक खास बात है स्केलर चेन, जो कि हम लोगों ने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल्स था स्केलर चेन, कि कम्युनिकेशन हो या कोई इंफॉर्मेशन हो उसको एक चेन के थ्रू हम लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते हैं, तो उसको स्केलर चेन कहते हैं। तो अगर स्केलर चेन फॉलो किया जा रहा है तो नो डाउट वहाँ पे एक्शन जो है वो डिले होगा ही होगा। इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो देखिए जितने हम लोग इनफॉर्मल में कंफर्टेबल होते हैं, बातचीत करने में, अपने बातों को किसी से शेयर करने में जितना कंफर्टेबल होते उतने हम लोग फॉर्मल में नहीं हो पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं, एम्प्लॉय के मन में क्या चल रहा है, तो इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वर्क पे फोकस किया जाता है। और थर्ड यहाँ पे लिखा है कि एम्फसाइज ऑन वर्क ओनली, जो कि इसका एक पॉजिटिव भी है यहाँ पे और यहाँ इसका नेगेटिव भी, कि सिर्फ काम पे फोकस किया जाता है, कि काम काम काम, काम के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता है। तो ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन में होना सही नहीं है, क्योंकि देखिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम सिर्फ जितनी देर तक काम काम करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। एक सोशल नीड होता है, एक कम्युनिकेशन करना होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम लोग फ्रीली आपस में बातचीत कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, बहुत आराम से हम लोग कंफर्टेबल बात करते हैं, काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आप लोग भी करते हैं स्कूल में, जब टीचर्स क्लास में नहीं आते तो आप लोग भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसको क्रिएट कर लेते हैं, जैसे तैसे आप अपना काम करते हैं, अपनी बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। In the formal organizational structure, individuals are assigned various job positions. While working at those job positions, the individuals interact with each other and develop some social and friendly group in organization. आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप न्यू स्कूल में जब जाते हैं एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे भी आप पढ़ते पढ़ते बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स बना लेते हैं जिनके साथ आपका दिन भर का टाइम स्पेंड करना होता है, पढ़ना होता है। तो सेम वैसे ही अगर कोई इंसान जाता है जहाँ पे जॉब करता है तो वो भी किसी न किसी से इंटरेक्ट करते करते वो क्या करता है, अपना एक ग्रुप बना लेता है। दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपना अलग ही स्ट्रक्चर बना लेता है ऑर्गेनाइजेशन में, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इमेज में कि ऑफिस के स्टाफ फ्री होके थोड़ा बात कर रहे, चाय पी रहे, तो इस तरीके से ये लोग अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स को हम लोग जान लेंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, इसके लिए कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली बन जाता है विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी इंटेंट एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स। मतलब कि अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहाँ पे आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेंगे, ये इसका पहला फीचर है। सेकेंड है यहाँ पे नो ऑफिशियल लेट डाउन रूल्स रैदर द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। तो यहाँ पे कोई भी नियम कानून नहीं रहता है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये अपने से लोग खुद से करते हैं। थर्ड पॉइंट होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ फॉलो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो नहीं होता है, आप आराम से बात कर सकते हैं जहाँ मन जैसे जिससे भी आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री होता है, कोई यहाँ पे फॉलो, कोई भी यहाँ पे फिक्स पाथ फॉलो नहीं किया जाता है, जैसे कि उसमें हम लोग स्केलर चेन को फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे नहीं करना होता है। फोर्थ होगा इट हैज नो डेफिनिट स्ट्रक्चर और फॉर्म बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स। तो यहाँ पे कोई भी डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई मतलब व्यक्ति किसी से भी बात कर रहा है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है, कोई सिंपल नेटवर्क नहीं बनता है।
फिफ्थ पॉइंट है द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर depends on the formal organizational structure as informal organization originates from within the formal organizations as a result of personal interactions of employees. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन होता है, जहाँ पे लोग दूसरे लोगों से इंट्रैक्शन करते हैं और अपने पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल बात को वो लोग डिस्कस करते हैं। तो ये इसका 5 फीचर्स था। अब हम इसके एडवांटेजेस को देखेंगे। तो पहला एडवांटेज क्या है, फास्ट कम्युनिकेशन, बहुत तेजी से बात होता है, यहाँ पे कोई डिले नहीं होता है। सेकेंड, फुलफिल सोशल नीड्स। तो सोशल नीड्स में क्या होता है, जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो हम किसी से बात करके मन हल्का कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे नीड्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं जिसको हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है, तब हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स होता है, तो इसको हम यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है करेक्ट फीडबैक। तो इसमें क्या होता है कि टाइम टेकिंग नहीं होता, तुरंत फीडबैक भी मिलता है और सही फीडबैक मिलता है। हम जैसे जो भी बात करते हैं उसका फीडबैक तुरंत मिल जाता है। फीडबैक मतलब होता है कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है। फीडबैक नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस को भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है स्प्रेड रूमर्स। इतना ज़्यादा इसमें अफवाह फैलने का चांसेस रहता है, बहुत तेज़ी से अफवाहें फैलाई जाती है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं, कोई चेन फॉलो नहीं कर रहे, हम जैसे तैसे बात करें तो किसी भी बात को हम लोग तिल से तार बना सकते हैं। तो यहाँ पे रूमर्स बहुत तेज फैलता है। नो सिस्टमैटिक वर्किंग। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग अपने मनमाने तरीके से काम करते हैं और काम में थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाता है, रुकावट आ जाता है। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। और कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट्स भी आता है। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ अपने ही बातचीत में लगे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने सोशल नीड्स को फुलफिल करने के चक्कर में काम को डिले कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट है मोर एम्फोसाइज टू इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे काम पे कम फोकस दिया जाता है, लोगों के इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, खराब होता है। तो हमें दोनों को मिला के ही ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, मीन्स फॉर्मल भी हो और थोड़ा उसमें इनफॉर्मल भी हो, क्योंकि हम हमेशा 24 आवर्स फॉर्मल नहीं रह सकते और नहीं 24 आवर्स हमको इनफॉर्मल रहना है। इनफॉर्मल तो रह सकते बट नहीं रहना है, रहने से बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन से स्ट्रक्चर को बनाना है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ। तो इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट में लिखा हुआ है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ग्रुप इज रिकॉग्नाइज एंड द रोल देयर मेंबर प्ले कैन बी आइडेंटिफाई। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस ग्रुप को पहले, जो एग्जिस्टेड ग्रुप है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनके मेंबर्स के रोल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई लेना है। द नॉलेज ऑफ सच ग्रुप कैन बी यूज टू गैदर देयर सपोर्ट। और ये जो उनको, उनके साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उनको हम लोग गैदर करेंगे उनके नॉलेज के लिए। जैसे कि हमको किसी से कोई आइडिया चाहिए तो हम डायरेक्ट सबको बुला के मीटिंग करके आइडिया ले सकते हैं। तो ये भी इनफॉर्मल तरीके का कम्युनिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। यूज एज कम्युनिकेशन चैनल इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग देम, द मैनेजमेंट शुड स्किलफुली टेक एडवांटेज ऑफ। तो यहाँ पे वही है कि हम लोग एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह इसको यूज कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ कन्फ्रंटिंग देम, द मैनेजर शुड स्किलफुली टेक एडवांटेज ऑफ। तो यहाँ पे वही सेम चीज है कि कम्युनिकेशन को हम लोग फ्री कर देते हैं और यहाँ से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज, आइडियाज को हम लेके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये डिफरेंसेस है, तो आप इस डिफरेंसेस को अपने से सेल्फ स्टडी करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बुक है तो अपने बुक से इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा और फिर से उसी बात को यहाँ पे बताया गया है, तो एक बार समझ लीजिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी को हम किसी को देते हैं, बांटते हैं। तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं और देने के बाद हम उससे क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजों का आएगा, क्योंकि देखिए एक मैनेजर पूरे काम को अकेले नहीं कर सकता है। अगर वो अकेले सब काम को करने की कोशिश करेगा या कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो उससे वो मिसमैच हो सकता है। करने की कोशिश करता है तो उससे वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसलिए वो क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग को अपॉइंट करता है, उनमें अथॉरिटी को डेलीगेट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, इधर से पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर ये थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन का मतलब होता है कि हम अथॉरिटी को ट्रांसफर करते हैं
ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अपने अथॉरिटी को देता है। इट इज प्री रिक्विजिट टू द efficient functioning of organizations. By delegations, manager can focus on high priority area. It also provide opportunities to subordinate to develop and exercise initiative. तो देखिए यहाँ पे दोनों को फायदा होता है। एक तो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को काम दे देता है तो वो बड़े बड़े कामों पे फोकस कर सकता है, की एरिया पे फोकस कर सकता है। और वहीं जब सबऑर्डिनेट को कोई काम मिलता है, अथॉरिटी मिलता है, तो उसका भी डेवलपमेंट होता है और वो इनिशिएटिव लेने के मूड में आ जाता और वो कॉन्फिडेंटली उस काम को करता है। ठीक है। डेलीगेशन हेल्प्स द मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो डेलीगेशन की वजह से मैनेजर्स अपने एरिया को और अच्छे से ब्रॉड वे में ऑपरेट कर सकता है, बड़े पैमाने में कर सकता है। डेलीगेशन डज नॉट मीन abdications. Even after delegations, managers are still accountable for the performance of assigning tasks. तो देखिए मैनेजर अपने काम को डेलीगेट तो करवाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो एकदम मुक्त हो गया अपने काम से, उसको छुटकारा मिल गया। अथॉरिटी देने के बाद भी मैनेजर्स के ऊपर अकाउंटेबिलिटी रहता है कि उसको भी रिपोर्टिंग करना होगा। ठीक है। सो द अथॉरिटी ग्रांटेड कैन बी टेकन बैक द रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। तो ये क्या होता है कि हम लोग अगर मुझे किसी ने अथॉरिटी दिया है तो हम अपने से नीचे वाले को अथॉरिटी देते हैं, फिर उसके नीचे वाले को वो अपना अथॉरिटी देता है, और इसी अथॉरिटी के सीक्वेंस में यहाँ से जाता है ऊपर रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग सबको देना पड़ता है, अपने ऊपर वाले बॉस को, तो जिसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, डेलीगेशन इज एक्सट्रस्टमेंट नहीं होगा, ये इंट्रस्टमेंट होगा, ये एन होगा। ठीक है। ENTRUSTMENT, इंट्रस्टमेंट होगा। तो डेलीगेशन इज द इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। तो डेलीगेशन क्या होता है, किसी पे हम लोग भरोसा करते हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, और साथ ही साथ एक अकाउंटेबिलिटी का भी हम लोग माहौल क्रिएट करते हैं ताकि वो जो भी जिस पर्सन को ये काम दिया गया वो उसका रिपोर्टिंग करे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बेसिकली 3 ही एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है अथॉरिटीज, दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। पहला एलिमेंट होता है उसको अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को हम राइट देते हैं डिसीजन लेने का। ठीक है। मैनेजर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं तो वो अपने काम को हल्का करने के लिए वो अपने सब ऑर्डिनेट को राइट देता है कि वो अपने पोजीशन पे डिसीजन को मेकिंग कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पढ़ लेते हैं। Authority refers to the right of an individual to command his subordinates and to take action with the scope of his position. ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो यहाँ पे देखेंगे अथॉरिटी refers to right to take decision independently due to your managerial positions to tell people what to do and expect them to do it. तो यहाँ पे सिंपल से आप यहाँ पे मीनिंग लिख सकते हैं कि जो अथॉरिटी होता है ये एक तरीके का अधिकार होता है जिसमें कि डिसीजन को लिया जाता है और वो डिसीजन लेके अपने कामों को अच्छे से कर सकता है। ठीक है। इसके कुछ फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 फीचर है। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी राइजेज और ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स पोजिशंस एंड द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल। तो देखिए अथॉरिटी जो था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है जहाँ पे हाईएस्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट से इसको एक्सटेंड किया जाता है, फिर ये नीचे आता है, लोअर में मिडिल में आता है, मिडिल से फिर लोअर में आता है। सेकेंड पॉइंट, अथॉरिटी डिटरमाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो जब हम किसी को अधिकार देते तो यहाँ पे 2 रिलेशनशिप होता है। सुपीरियर अपना कुछ अधिकार अपने सबऑर्डिनेट को देते तो यहाँ पे उन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप दिखता है। एज सुपीरियर कम्युनिकेट्स his decisions to subordinate expecting complaints from his as part his direction। तो यहाँ पे कम्युनिकेट करता सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डिसीजंस को लेके, और बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट में अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी क्या करता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है लॉ एंड रूल्स के साथ। मतलब हम किसी को अगर अधिकार दे रहे हैं तो उसमें ऐसे किसी को खुला अधिकार नहीं दिया जाता, यहाँ पे भी उनका लिमिटेशन होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, लॉ एंड रूल्स इसमें लगाए जाते हैं, रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, तो हम किसी को अथॉरिटी देते हैं। नहीं तो आप ही सोचिए अगर किसी को अथॉरिटी देते हैं तो वो अपना मिसयूज कर सकता है उस अथॉरिटी का, इसलिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को भी इम्पोज किया जाता है अथॉरिटी के साथ साथ।
फोर्थ में अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन विच लिंक्स वेरियस जॉब पोजीशन। तो स्केलर चेन मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, मतलब एक सीक्वेंस में हम चीज़ों को ट्रांसफर करते। तो अथॉरिटी भी हम लोग इस तरीके से ही ट्रांसफर करते, इससे देखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट पे अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था, ये जनरेट होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से और वहाँ से ये मिडिल में जाता है, मिडिल से लोअर और लोअर से फिर वर्कर्स के थ्रू वर्कर्स के पास आता है। तो ये डाउनवर्ड होता है। अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये दोनों के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। वही सेम लाइन यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे अगेन दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अथॉरिटी होता है वो डाउनवर्ड फ्लो होता है और ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, तो फर्म में हम कभी भी किसी को अथॉरिटी देते हैं, मीन्स अधिकार देते हैं, तो उसको उतना ही इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहिए। कभी भी ये ग्रेटर देन या लेस देन नहीं होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस टू बी केप्ट इन व्यू विथ रिस्पेक्ट टू बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो हमेशा ये कोशिश किया जाता है कि हम किसी को अगर अथॉरिटी दे रहे हैं तो उतना ही हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें। अगर आप सोचिए किसी को अथॉरिटी ज़्यादा देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देंगे तो वो मिसयूज़ करेगा अपने अथॉरिटी का, या फिर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देते हैं और अथॉरिटी कम देते हैं तो वो उस अंडर बर्डन फील करेगा। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट जो होता है यहाँ पे वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशंस ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो यहाँ पे अगर किसी सबऑर्डिनेट को काम दिया गया तो वो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को कंप्लीट करता है। इट अराइजेज आउट ऑफ सुपीरियर, ये सुपीरियर से अराइज होता है सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज बॉर्न टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम बाय द सुपीरियर। तो वो यहाँ पे देखिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है क्योंकि सुपीरियर इसको सबऑर्डिनेट को काम देता है और उस काम को ये कंप्लीट करके देता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Thus responsibility flow upward as subordinate will always be responsible to his superior। तो ये इसका जो डायरेक्शन इसको याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड की तरफ जाता है क्योंकि अगर हम सबऑर्डिनेट को काम दे तो सबऑर्डिनेट का यहाँ पे ऑब्लिगेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो काम को कंप्लीट करके अपने सुपीरियर को देगा। तो मतलब ये नीचे से ऊपर जाता है और अथॉरिटी जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। इसके फीचर्स को जान लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। तो ये एक जिम्मेदारी होता है जिसमें सबऑर्डिनेट ऑब्लिगेशन करता है काम को प्रॉपरली कंप्लीट करने का। इट अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से अराइज होता है क्योंकि जो सबऑर्डिनेट होता है वो बॉन्ड होता है जिस काम के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, तो ये 3 पॉइंट जो हम लोग इसमें मीनिंग में पढ़े वही इसका 3 पॉइंट फीचर्स हो गया। लास्ट इसका कंपोनेंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल देना, रिपोर्ट करना। जो हम अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं और उसका उसने क्या काम किया, कहाँ तक काम किया, उसका हम लोग रिपोर्ट जो लेते हैं, उससे जो आंसर लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, उसको हम लोग अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। To make sure that employees or subordinates perform their responsibilities in their expected manners, the accountability is created। तो अगर हम एम्प्लॉयज से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना चाहते हैं वो कितना काम कंप्लीट किए, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को बनाया जाता है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल। क्या होता है, एक शब्द में आप बोल सकते हैं अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबल होता है फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क, कि अभी तक काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, इसके लिए सबऑर्डिनेट या फिर एम्प्लॉयज क्या होते हैं, आंसरेबल होते हैं। द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी को हम कभी पास या डेलीगेट नहीं कर सकते। अगर आप पे वो काम है तो आप ही को बताना पड़ेगा ये काम क्यों नहीं हुआ है। इट कैन ओनली बी शेयर्ड विद द सबऑर्डिनेट विच मीन्स इवन आफ्टर delegating responsibility and authority the managers will be accountable for non completion of task। ठीक है, अब इसके हम लोग फीचर्स को जान लेते हैं। पहला क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। जो फाइनल आउटपुट होता है उसके लिए आंसरेबल होता है। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड, इसको हम लोग
किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। इट इन्फोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकॉम्प्लिश्ड। तो ये क्या होता है, रेगुलर फीडबैक होता है, काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये रेगुलर तरीके से अकाउंटेबिलिटी होता है। इट फ्लोज अपवर्ड, तो नीचे वाला कितना काम किया वो अपने सुपीरियर को बताता था, ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो डायरेक्शन याद करिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एक एमसीक्यू में आया था डायरेक्शन, कि अगर अकाउंटेबिलिटी का डायरेक्शन पूछेगा तो आप बोलिएगा अपवर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपवर्ड होता है, अथॉरिटी डाउनवर्ड होता है। ठीक है। डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू कैरी ऑन द वर्क सिस्टमैटिकली इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम को बेहतर तरीके से करवाना चाहते हैं तो देन डेलीगेशन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बट डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है कि इग्नोर कर देना, सेक्रीफाइस कर देना। तो डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि विच मीन्स अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट, इट कैन नेवर बी पास्ड और डेलीगेटेड। देखिए डेलीगेशन करना जरूरी है, लेकिन आप डेलीगेशन से ये नहीं कर सकते कि आप अपने काम से मुक्त हो गए। जैसे सुपीरियर के पास बहुत सारा काम होता है, तो सुपीरियर अपना कुछ काम हल्का करने के लिए सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, अकाउंटेबिलिटी उससे लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने काम को पूरी तरीके से इग्नोर कर दे, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे भरोसे पे रहे कि सबऑर्डिनेट उसका सारा काम कर देगा। ठीक है। इट कैन नेवर बी पास्ड और डेलीगेटेड, इसको कभी भी हम पास्ट या डेलीगेट नहीं कर सकते। आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सब ऑर्डिनेट्स द सुपीरियर ऑल्सो रिमेन अकाउंटेबल। तो हम ये पास नहीं कर सकते कि जैसे मान लीजिए आप एक सुपीरियर है, आपको कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है, तो आपको वो प्रोजेक्ट आपके बॉस ने दिया है, तो आप अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा हल्का करने के लिए आपने सब ऑर्डिनेट को उस काम में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है। अगर आपका वो सब ऑर्डिनेट उस काम को नहीं करता है समय से, तो आप उससे अकाउंटेबिलिटी तो लेंगे, बट आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, आपको भी अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर भी किसी ने आपको ये काम दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल से समझाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में डिफरेंसेस है, और यहाँ पे तीनों के बीच में डिफरेंसेस है। तो एक बार आप प्लीज डिफरेंसेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता है। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड। तो ये देखिए अथॉरिटी हम लोग देते हैं किसी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम कर लेते हैं कि इसको इतना काम करना, और अकाउंटेबिलिटी हम किसी को इम्पोज करते, थोपते हैं कि हमको इसका आंसर चाहिए। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आता है, अथॉरिटी से। तो मेन कॉज होता है अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से आएगा। एंड अकाउंटेबिलिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि काम आपको करना है, और अगर नहीं हुआ तो उसका जो होता है अकाउंटेबिलिटी, उसका उसको उससे अकाउंटेबिलिटी का रीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। छोटा सा रिलेशन है तीनों के बीच में। ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम में के एलिमेंट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, की हमारे फर्म में डेलीगेशन करने का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंट है। पहला, इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर हम अपने फर्म में अच्छे से मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हम अकेले पूरे काम को नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ पे अपने काम को, अपने वर्क को डेलीगेशन करना पड़ेगा, इसलिए इसको फर्म में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, तो हम जब किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो उसका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो अपने पोजीशन, अपने स्टेट पे उस काम को सोचने में, करने में लग जाता है, उसका ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है। थर्ड यहाँ पे है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, जब हम किसी एम्प्लॉय को कोई काम देते हैं, अगर अपना हम काम एम्प्लॉय को देंगे तो उससे बहुत खुशी मिलता है, वो मोटिवेट होता है, उसको ये लगता है कि उसका जो सुपीरियर उसको इस लायक समझता है कि उस काम को वो कर पाए। ठीक है। तो एक तरीके से दोनों के बीच में ना ट्रस्ट रिलेशन को बढ़ावा मिलता है, कि लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। फोर्थ है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो जब हम अपने काम को या फर्म के काम को छोटे छोटे पार्ट में हम बांट के उसको अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में उसको डेलीगेट करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ जो है वो नो डाउट होगा ही होगा। रिसोर्स का एफिशिएंट यूज होगा, एम्प्लॉयज़ डेवलप करेंगे, प्रोडक्शन अच्छे से होगा, तो हर तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। ठीक है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, तो मैनेजमेंट हायरार्की को आप लोग
सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि डेलीगेशन से हम लोग एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को बनाते हैं, जिसके बेस पे हम काम को, अपने पावर को एक्सटेंड करते हैं, सबऑर्डिनेट्स को काम देते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा सबऑर्डिनेट कौन सा काम करेगा। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन, तो ये आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट होंगे तो दोनों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छे तरीके से दोनों काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्क का डिवीजन हो जा रहा है और जिसके लिए हर एक को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। 7th है रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। तो ये सिंपल सा बात है कि जब मैनेजर अपने काम को डेलीगेट करता है तो यहाँ पे उसका जो वर्कलोड होता है वो रिड्यूस होता है और वो फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है ऐसे मेजर एरिया पे जहाँ पे ज़्यादा फायदेमंद प्रॉफिटेबल काम हो, उसको वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। तो ये हो गया डेलीगेशन का इम्पोर्टेंस। इन शॉर्ट यहाँ पे देख लीजिए, पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, बेटर कोऑर्डिनेशन, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। तो यहाँ पे टोटल 7 इम्पोर्टेंस है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को फ्यू हैंड में होल्ड करना, उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे लोगों में हर एक लेवल पे देते जाते हैं, उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए, सेंट्रलाइजेशन का मतलब वही है कि जब हम लोग पावर को, अथॉरिटी को फ्यू हैंड्स में रखते हैं, उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो मॉडर्न टाइम में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये पूरी तरीके से नहीं दिखेगा, ना तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होगा, ना तो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होगा। दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इवन और सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अथॉरिटी का हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स गेट्स सम शेयर्स इन द अथॉरिटी। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज वर्कर्स होते हैं उसमें वो क्या पाते हैं, अथॉरिटी का कुछ हिस्सा उनको दिया जाता है। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मीन्स concentration of all decision making functioning at top level. On the other hand, complete decentralization implies delegations of all the decision making functions to lower level. अगर आप पूरी तरीके से सेंट्रलाइज करते हैं तो जितना भी पावर होगा अथॉरिटी को वो टॉप लेवल मैनेजर के पास होगा, और अगर हम पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज करते हैं तो यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजर के पास पूरा पावर और फंक्शन करने का अथॉरिटी होता है। ठीक है, तो ये सही नहीं है कि कोई भी चीज़ को हम लोग पूरी तरीके से करें। तो इसलिए प्रेजेंट टाइम में कोई भी चीज़ नेवर बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज होता है, इसका दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन लेके हम लोग बिजनेस को चलाते हैं, तो जिसकी वजह से बिजनेस स्मूथ चलता है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन को देखेंगे, हेंस देयर इज नीड फॉर बैलेंस बिटवीन दोज टू को एग्जिस्टिंग फोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोनों को बैलेंस लेके, कॉम्बिनेशन लेके हम लोग काम को करेंगे। ठीक है, अब इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन द मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम अथॉरिटी को लोअर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करते, डेलीगेट करते हैं। इट इम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। तो ये एक सेलेक्टिव डिस्पर्सल मतलब एक सिस्टम से एक तरीके से अथॉरिटी को डिस्पर्सल किया जाता है, अथॉरिटी को दिया जाता है। इट शोज द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है स्किलफुल, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। तो ये क्या दिखाता है, अगर हम तो ये बिलीव को शो करता है। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट्स द एम्प्लॉयज एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं मिडिल लेवल और लोअर लेवल के, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं अपने डिसीजंस को लेके। तो ये एक दिखाता है इसका फीचर्स। फिर यहाँ पे देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइजेज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स। तो डिसीजन मेकर्स के लिए क्या दिखाता है कि उनको अधिकार का कितना नीड है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग डिसेंट्रलाइज करेंगे। द टॉप लेवल मैनेजमेंट केयरफुली सेलेक्टेड दोज डिसीजंस विच विल बी पुश डाउन टू द लोअर लेवल एंड दोज दैट विल बी रिटेन एट हायर लेवल। तो यहाँ पे
टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत केयरफुली चीज़ों को देखता है कि कौन सा डिसीजन वो खुद अपने पास रखेगा और कौन सा डिसीजन वो लोअर और मिडिल लेवल वाले को पुश करेगा मेकिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसके कुछ फीचर्स। इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंस है। तो पहला इंपॉर्टेंस है डेवलप्ड इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट। जब हम सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देंगे तो उनके अंदर इनिशिएटिव वाला जो क्वालिटी वो डेवलप होगा और कहीं ना कहीं वो अपने हर एक लेवल पे, हर एक पोजीशन पे वो अपना बेस्ट काम करेंगे। ठीक है, पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल show the trust and faith of top level in their subordinates, and this trust and faith motivate the employees working at different levels as they are allowed to take decisions without seeking the approval of superior। वो सुपीरियर के अप्रूवल के बिना डिसीजन मेकिंग कर सकते क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर ने ही भरोसा करके अपने सबऑर्डिनेट को ये अथॉरिटी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे उनका ना सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रिलायंस, एकदम कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाता है और वो लोग बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लेते हैं, एकदम चैलेंज को फेस करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। अ डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव्स हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल्स टू बिकम डायनेमिक लीडर। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को डायनेमिक लीडर बनाना चाहता है वो तो डेफिनेटली इस सब चीज़ों को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है, चैलेंज को, और परफॉर्म करता है। ठीक है, डायनेमिक मतलब होता है चेंजेबल होना। डेवलप मैनेजर्स टैलेंट फॉर फ्यूचर। तो यही मेरे जो सबऑर्डिनेट हैं फ्यूचर में ये मैनेजर बन सकते हैं, तो ये आज से ही इनके अंदर ये टैलेंट डेवलप कर दिया जाता है उनको अथॉरिटी देके। क्विक डिसीजन मेकिंग, जब हम अथॉरिटी किसी को दे देते तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में कोई डिले नहीं होता है, हर कोई अपने अपने लेवल, अपने अपने पोजीशन पे डिसीजन क्विक मेकिंग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो भी बर्डन होता है वो कम होता है क्योंकि वो अपने कामों को अथॉरिटी के साथ अपने सबऑर्डिनेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिसेंट्रलाइज करता है। फिफ्थ पॉइंट है फैसिलिटेट ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंपनी में ग्रोथ ला सकते हैं। एक तरीके से हम लोगों को क्या कर रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं ताकि लोग अच्छे से काम को कर पाए, और जब अच्छे से काम होगा तो नो डाउट हमारे बिजनेस का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, लोगों का भी ग्रोथ होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा। बेटर कंट्रोल, तो हम काम को सौंप के लोगों पे, काम पे बेटर कंट्रोल कर सकते। तो यहाँ पे आपका हुआ 6 इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कंक्लूजन हम देखेंगे तो एज अ कंक्लूजन इट मस्ट बी नोटेड दैट इन स्पाइट ऑफ इट्स बेनिफिट डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी अप्लाइड विथ कॉशंस एंड केयर एज इट कैन लीड disintegrations of organization if departments start opening on their own guidelines which may be contrary to interest of the organization। तो डिसेंट्रलाइजेशन करना अच्छी बात है बट इसको बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, नहीं तो अगर आप जब अपना जो अथॉरिटी आप लोअर लेवल को देंगे, मिडिल लेवल को देंगे, तो उनको जब अथॉरिटी मिलेगा तो अपने अथॉरिटी का वो मिसयूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस विथ सेंट्रलाइजेशन इन एरिया ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजन। तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करके और कुछ मेजर चीज़ों को सेंट्रलाइज करके। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है और आया भी हुआ है बोर्ड में। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपका चैप्टर यहाँ होता है ख़त्म। आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ में आया। अगर आपको किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं आपके प्रॉब्लम, आपके डाउट को शॉर्ट आउट करूँगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।